हेलो बच्चों, तो आप लोगों का एग्जाम काफ़ी निकट आ चुका है। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अच्छी तरह से और पढ़ाई करने लगी है। और ऑब्जेक्टिव यानी कि आप लोगों का 50% ऑब्जेक्टिव है बच्चों। तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों में बराबर ध्यान देना है। यानी कि जितना आप लोग को सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं उतना आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी ध्यान देना है, ठीक है। तो आज के सेशन में प्रमुख रूप से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूँ आप लोग के बोर्ड परीक्षा के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये फिजिक्स यानी कि भौतिकी सब्जेक्ट का है बच्चों, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। यही लास्ट दिन बच्चों प्रमुख रूप से आप लोगों का डिसाइड करता है कि आप जो है प्रमुख रूप से 299 के किस पार हैं। 299 से नीचे है, 299 से ऊपर है। अगर 299 से ऊपर चल गए यानी कि 300 का बेड़ा पार कर गए तो आप फर्स्ट डिवीजन की श्रेणी में आ जाएंगे, अन्यथा आप फिर नीचे नीचे चले जाएंगे। लेकिन ऐसा मुझे विश्वास है कि कोई भी बच्चा बच्चों 299 या इससे नीचे नहीं आएगा। 100% है, सबका 300 और 300 प्लस मार्क्स आने वाला है, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। और मैं जानता हूँ आप लोग को बस एक ही अपने अंदर जुनून लेकर के बैठना है कि है नहीं तलवार हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिर फिरों के सिर कलम। तो हमको कुछ नहीं उठानी है, कोई हथियार नहीं उठानी है, बस हथियार उठानी है कलम। और उस कलम से जा करके एग्जाम में क्या करना है, सिर कलम कर देना है कॉपी का। यानी कि पूरा अच्छी तरह से इतनी अति सुंदर राइटिंग में लिख करके आना है, जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो भी वाह वाह करते हुए आपको आसानी से मार्क्स देने से नहीं घबराएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो समतल दर्पण होता है, सिंपल मिरर होता है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज जो बनता है, ये कैसा बनता है, वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये 2015 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो बच्चों मैं बता दूं, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों ऐसे दर्पण है जो हमेशा काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब ये दोनों मिरर, ये दोनों दर्पण नहीं बनाएगा। अगर वास्तविक बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी क्षमता है, अवतल दर्पण की, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा बच्चों, तो हमारा राइट हो जाएगा काल्पनिक, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेस हो रही है, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से उसके लिए उत्तरदायी कौन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर अमोनिया। तो यहाँ पर आपको बताना है बच्चों चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, आप लोग सही आंसर दिए हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ही बच्चों प्रमुख रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपका पहले भी आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है। अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो आप लोग को ध्यान रखना है, जो आपका समतल दर्पण होता है बच्चों, इसका फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, इन्फिनाइट होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, चौथे नंबर का। सारे प्रश्न को आप लोग हल कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखना है। सिर्फ सिर्फ 20 ही ऑब्जेक्टिव में छाट करके पूरे फिजिक्स से लेकर के आया हूँ। आप लोग को स्किप नहीं करनी है थोड़ी सी, कहीं पर भी आपका कोई किसी प्रकार का प्रश्न नहीं बनेगा, उसको नोट डाउन करना है, उसके आंसर को नोट डाउन करना है। कहीं पर डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चुंबक बनाने के लिए पराया किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है, किस पदार्थ के छड़ का, यानी किस प्रकार के छड़ का, पीपल यानी सब्सटेंस, पदार्थ का बारे में बोलना है आपको, नरम लोहा, चांदी या फिर इस्पात। तो प्रमुख रूप से जब चुंबक बनाने के लिए पदार्थ का जो प्रयोग किया था वो होता है बच्चों आपका नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है चुंबक बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, यानी कि जो वायु होता है इसमें प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है, कम, ज्यादा, समान या फिर इनमें से नहीं। तो यहाँ पर निर्वात की अपेक्षा बच्चों आप लोग को ध्यान रखना है, वायु की जो वेग होती है, वायु की जो चाल होती है, वो निर्वात में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक कहाँ पर होती है, निर्वात में। और सबसे कम, तो सबसे कम पदार्थ जो आपका अपारदर्शी पदार्थ होगा वो जाने ही नहीं देगा, तो उसी में सबसे कम हो गया। लेकिन कौन सा माध्यम, यानी कि जो वायु माध्यम है, इसमें प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होगी, तो आपको लिखना है कम, यानी किससे कम, निर्वात से कम होगा। तो राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन आपका 5 नंबर का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट बना होता है, जो विद्युत बल्ब होता है बच्चों उसका फिलामेंट बना होता है। ये एलईडी वाला बल्ब नहीं, जो पहले हम लोग यूज करते थे बच्चों, रेड बल्ब यूज करते थे ना, रेड बल्ब,
उसी रेड बल्ब के बारे में बोलता है। इसका जो फिलामेंट बना होता है ये किस तंतु का बना होता है? टंगस्टन किस पदार्थ का? लोहे का, एल्यूमिनियम का या फिर तांबे का? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो फिलामेंट बना रहता है तंतु वो होता है आपका टंगस्टन का। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा छठे नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है, यानी कि जो नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है उसका अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? नेत्ररोध के अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को जल्दी से बताना है कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान रखिएगा जो ये आपका अधिकांश अपवर्तन होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कॉर्निया कहाँ पर दिया हुआ है? तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2018 में यह प्रश्न पूछा हुआ है बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? यानी कि जो टंगस्टन जो विद्युत बल्बों के फिलामेंट यानी तंतु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो किस ताप पर पिघलता है? अगर इसका ताप बहुत कम होगा बच्चों 2-3 डिग्री या 100 डिग्री तो क्या होगा? तुरंत बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसलिए इसका जो तापमान होता है बहुत हाई रखा है। तो कितना हाई रखा जाता है? 4000 डिग्री, 3000 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस या फिर 3500 डिग्री सेल्सियस। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका 8वें नंबर प्रश्न का? 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टंगस्टन जो है प्रमुख रूप से 3500 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के तब पिघलता है। जब 3500 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा बच्चों हीट फिलामेंट तो उसी समय बल्ब हमारा क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। 2016 और 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा होगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट दृष्टि दोष यहाँ पर लिख लीजिए अपने नोट डाउन में। निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि दोष में उत्तल। कौन सा? उत्तल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार कौन हो जाएगा बच्चों? आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 10वें नंबर का, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यानी कि मनुष्य का जो नेत्र होता है बच्चों इसके नेत्र में कौन सा यानी कि किस प्रकार का आपका प्रमुख रूप से लेंस पाया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाईफोकल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस। तो यहाँ पर जो मनुष्य का नेत्र होता है बच्चों उसमें आपका उत्तल लेंस पाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 2016 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। काफी हलवा प्रश्न है इसलिए इसको दोबारा अभी तक नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार आप लोग को ये प्रश्न मिल जाए। तो आपको याद रखना है कि श्वेत रंग जो होता है जो हमको दिखता है, जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हुई हम लोग अपने आंखों से देखते हैं, वो प्रमुख रूप से 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। कितने रंगों से बच्चों? 7 रंगों से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद रख सकते हैं, बैजानी आ पीनाला। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पर इतना डीप अभी जाने का जरूरत नहीं है। आप लोग ऑब्जेक्टिव अभी सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो सरल यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी होते हैं, इसका उपयोग, इसका प्रयोग इस मतलब कि क्या किसके लिए होता है बच्चों? उत्तल लेंस यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी का जब निर्माण किया जाता है तो कौन सा लेंस उसमें उपयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो दर्पण तो होगा ही नहीं यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? यानी कि कौन सा दर्पण है जो जिसके द्वारा आप किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो अभी मैंने ऊपर में बताया था समतल के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्राप्त किया जा सकता है, तो इसके द्वारा वास्तविक नहीं। उत्तल के द्वारा भी सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्राप्त किया जा सकता है, तो इसके द्वारा भी वास्तविक नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसके द्वारा हम अवतल दर्पण के द्वारा ही सिर्फ हम वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कहाँ पर है बच्चों? तो अवतल दर्पण सी यहाँ पर ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर कर दीजिए, और कहीं पर किसी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। प्रश्न है, तारे का टिमटिमाने का क्या कारण है? जो तारे हम लोग को रात में जगमगाते हुए दिखते हैं, टिमटिमाते हुए देखते हैं, ट्विंकलिंग करते हम देखते हैं बच्चों अपने नंगे आंखों से, तो इसका कारण कौन सा है? वायुमंडलीय परिवर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या फिर कुल अपवर्तन।
तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, अपवर्तन। कौन सा अपवर्तन, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख रूप से जो भी गैसीय कण होते हैं तो वो क्या होती है, उसके द्वारा जो तारों से जो प्रकाश आती है वहां पर परावर्तन अपवर्तन का नियम अपवर्तन होता है बच्चों, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, और जिसके कारण हमको वो प्रकाश सीधी न आकर कटी हुई आती है और बाद में हमको पता चलता है कि तारे क्या हो रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न 2021 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन आवश्यक है। इन चारों तत्वों में से, इन चारों एलिमेंट्स में से कौन सा आपका एलिमेंट्स, कौन सा तत्व मुख्य रूप से जरूरी है, आवश्यक है नाभिकीय ऊर्जा के निर्माण करने के लिए। एल्यूमिनियम, यूरेनियम, क्रोमियम या फिर हीलियम। तो प्रमुख रूप से बच्चों नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग भारी नाभिक का प्रयोग करते हैं, और भारी नाभिक किसका होता है, तो यूरेनियम का होता है। किसका होता है, यूरेनियम। यूरेनियम 92 जिसका होता है 238 का परमाणु द्रव्यमान होता है बच्चों। ठीक है, तो आपको यूरेनियम का परमाणु संख्या भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर यूरेनियम बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है, यानी कि वायुमंडल में कौन सा रंग सबसे अधिक परिकीर्णन करता है। परिकीर्णन बच्चों मतलब कि सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश को चारों तरफ फैलाता है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग, यानी कि सूर्य के प्रकाश को चारों तरफ बिखेर देना, इसी को बोलते हैं परिकीर्णन। ठीक है, तो यहाँ पर लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग या फिर नारंगी रंग, तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा नीला रंग। बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही क्या करता है, सबसे ज्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, और इसी कारण से पृथ्वी में 71% जल के कारण पृथ्वी क्या होती है, नीला दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सबसे ज्यादा नीले प्रकाश को क्या करती है बच्चों, प्रमुख रूप से प्रकीर्णित करती है। ये प्रश्न 2019-20 दो बार लगातार पूछा हुआ है, 2 साल से नहीं आया है, हो सकता है कि आपको ये प्रश्न आपको मिल जाए बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। यानी कि पश्चिम की ओर कोई प्रक्षेपित कोई एक अल्फा कण है, कैसा कण है बच्चों, अल्फा कण, और ये क्या होती है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इसके द्वारा क्या होती है उत्तर की ओर, यानी ऊपर की ओर, उत्तर की ओर विक्षिप्त हो जाता है, मुड़ जाता है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर है, दक्षिण की ओर है, पूर्व की ओर है, अधोमुखी है, या फिर आपका ऊपर मुखी है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऊपर मुखी। यानी कि देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आया और इसको ऊपर कर दिया, तो मतलब कि चुंबक के ऊपर की दिशा, ऊपर की दिशा पर यहाँ पर बल लगा रहा है, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पर ऊपरी मुखी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार दीजिए बच्चों, ये प्रश्न में आपको आ सकता है। तो किसी भी वस्तु का जो आपका प्रतिबिंब बनता है हमारे नेत्र में, हमारे आंखों में, तो वह किस भाग पर बनता है, आंख के कॉर्निया में, रेटिना या दृष्टि पटल में, या फिर पुतली में, या फिर आइरिस में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल आपका आसान है, रेटिना में बनता है, यानी कि आपका दृष्टि पटल में बनता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, और ये आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही प्रश्न बच जाएगा। प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, जो आपका विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर कूलम। तो प्रमुख रूप से बच्चों आवेश यानी कि चार्ज का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट है आपका विभवांतर का, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है, वोल्ट। उसके बाद ओम किसका मात्रक है बच्चों, तो ओम है आपका प्रतिरोध का, और एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का। काफी इंपॉर्टेंट है, और चारों को आपको पूछा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको डिस्कशन करके बता दिया यहाँ पर चारों को। ठीक है, अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है। यानी कि पानी से भरी बाल्टी को जब हम देखते हैं तो लगता है कि बाल्टी में पानी बहुत कम है, लेकिन जब उसमें हाथ डालते हैं तो पूरा का पूरा हाथ उसमें डूब जाता है बच्चों। तो यहाँ पर कौन से कारण से हमको बाल्टी में पानी, भरी हुई बाल्टी हमको कम पानी वाला दिखाई देता है। प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, या फिर प्रकाश का परिकिरण के कारण। तो यहाँ पर आपका ये जो होता है बच्चों प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर मैं बता दूं, आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो आप प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। उसके बाद आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो इसके भी 2 नियम है। ठीक है,
सिंपल सिंपल सा ये सब प्रश्न था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत कीजिए बच्चों अच्छी तरह से। आप लोग का रिजल्ट इन्हीं दिनों पर आपका डिपेंड है, पूरा रिजल्ट जिस तरह से अभी लास्ट में पढ़ाई करेंगे उसी प्रकार से आपका रिजल्ट आएगा बच्चों, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।